नमस्कार साथियों, मैं बजरंग कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। साथियों, हमारी डेली करंट अफेयर से संबंधित आज की महत्वपूर्ण क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 9 अक्टूबर 2023 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्वेश्चनों के बारे में। साथियों, मैंने इस वीडियो के अंदर वही प्रश्न जोड़े हैं जो कि आयोजित करवाई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन इसमें जोड़े हैं। तो आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही वीडियो, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें साथियों, तो हाल ही में हुए एशियन गेम्स में भारत कुल 107 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा है। जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा दूसरा, ऑप्शन बी है हमारा तीसरा, ऑप्शन डी है हमारा चौथा, तथा ऑप्शन लास्ट है पांचवा। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चौथा। भारत ने 28 स्वर्ण पदक के साथ कुल 107 पदक जीतकर 45 देशों की पदक तालिका में चौथा स्थान बरकरार रखा है, और इसी तालिका में चीन पहले स्थान पे है। साथियों, भारतीय दल ने एशियन गेम्स में इस बार जो 100 पार का टारगेट रखा था, उस पर खरा उतर 28 स्वर्ण, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक सहित 107 पदक के नए रिकॉर्ड के साथ इस अभियान को समाप्त किया है। जब हम पदक तालिका की बात करें साथियों, तो इसमें चाइना 199 स्वर्ण पदक, 108 रजत पदक और 69 कांस्य पदक के साथ टोटल 376 पदकों के साथ पहले नंबर पे है। दूसरे स्थान पे जापान 184 पदक के साथ, तीसरे स्थान पे कोरिया 40 स्वर्ण के सहित 187 पदक और चौथे स्थान पे 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पे बना हुआ है, और इनके बाद पांचवा स्थान है उज्बेकिस्तान है। जब हम बात करें साथियों, भारत ने निशानेबाजी के अंदर 7 स्वर्ण जीतकर कुल 22 पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में 6 गोल्ड, तीरंदाजी की मिश्रण टीम में 5 गोल्ड, क्रिकेट और कबड्डी दोनों में 2-2, टेनिस में 1 और घुड़सवारी में 1 पदक और स्क्वैश में 2 पदक जीते हैं। साथियों, हम बात करें, भारत ने वर्ष 2018 में 17 पदक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड कर अब की बार 2022 या एशियन गेम्स 2023 में कुल 107 पदक जीते हैं। जब हम बात करें भारत ने आज तक कितने पदक जीते हैं, तो साथियों, भारत ने आज तक एशियन गेम्स में उसका 19 संस्करण में कुल 672 पदक जीते हैं, जिनमें से 155 स्वर्ण पदक, 201 रजत पदक और 316 कांस्य पदक के साथ यह जीत है। और भारत ने एशियन गेम्स 2023 में 45 देशों की पदक तालिका में चौथा स्थान अपना बरकरार रखा है। तो ये भी क्वेश्चन आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और मैं आपको एशियन गेम्स की एक नई वीडियो जिसमें 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन जोड़े हुए हैं, वह जल्द ही प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने दक्षिणी कोरिया के बुसान में एशिया कंटेंट अवार्ड और ग्लोबल OTT अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री की ट्रॉफी जीती है या अपने नाम की है। जब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा सुष्मिता सेन, ऑप्शन बी है हमारा करिश्मा तन्ना, ऑप्शन सी है श्वेता सिंह या श्वेता त्रिपाठी, तथा ऑप्शन डी है हमारा सिद्धि इडनानी। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी करिश्मा तन्ना। साथियों, सोशल सर्विस का एक ऐप नेटफ्लिक्स, जिसे आप जानते हैं, जिसके जरिए विभिन्न टीवी शो, मूवी, वेब सीरीज और भी बहुत सी एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग सर्विस जो भी लाइव और
ऑनलाइन देखने को मिलती है। तो उसी के चलते एक मशहूर शो है दोस्तों, स्कूप। उस स्कूप की मशहूर अभिनेत्री करिश्मा तन्ना ने एशिया कंटेंट अवार्ड और ग्लोबल ओटीटी अवार्ड 2023 का में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। साथियों, यह मशहूर जो शो है स्कूप की अभिनेत्री है। मैं आपको बता दूं साथियों, ये शो स्कूप को सर्वश्रेष्ठ एशिया टीवी श्रृंखला का पुरस्कार का खिताब इसने जीता है। अब हम बात करें साथियों इस अवार्ड के बारे में या आयोजित टीम कौन करती है उसके बारे में बात करें तो एशिया कंटेंट अवार्ड और ग्लोबल ओटीटी अवार्ड एशिया भर में टीवी, ओटीटी और ऑनलाइन के लिए बनाई गई उत्कृष्ट सामग्रियों की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो आप ये भी ध्यान रखना। यह है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल FIFFT और कोरिया रेडियो प्रमोशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है। हम बात करें आयोजित टीम की तो यह बुसान के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसे BIFF के नाम से जाना जाता है और कोरिया रेडियो प्रमोशन एसोसिएशन द्वारा यह आयोजित किया जाता है और यह अब की बार का खिताब अपने जारी किया है। जब हम अगले हमारे क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में अणुवर्त विश्व भारती सोसाइटी अणु विभाग ने किस व्यक्ति को अणुवर्त पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। जब हम साथियों ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है हमारा श्री डालचंद कोठारी, ऑप्शन बी है हमारा श्री इकराम राजस्थानी, ऑप्शन डी है हमारा श्री रतन टाटा तथा ऑप्शन डी है हमारा श्री राकेश खटेड़। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री रतन टाटा। साथियों अणुवर्त विश्व भारती सोसाइटी की ओर से वर्ष 2023 के अणुवर्त पुरस्कार की घोषणा की है। साथियों वर्ष 2023 के यह पुरस्कार राष्ट्र हित में अद्वितीय योगदान निभाने के लिए संस्था के सर्वोच्च अणुवर्त पुरस्कार से उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया है। साथियों अणुवर्त का अर्थ है लघुवर्त और यह जैन धर्म से संबंधित अनुयायियों की एक बड़ी संस्था है साथियों, जिसे अणुवर्त विश्व भारती सोसाइटी के नाम से जाना जाता है और यह पुरस्कार हर वर्ष इस संस्था के द्वारा राष्ट्रीय हित या मान लो अपने देश के लिए या जन सेवा के लिए किए जाने वाले उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। जब हम बात करें साथियों इस संस्था के द्वारा वर्ष 2022 का पुरस्कार, तो वर्ष 2022 का पुरस्कार या अणुवर्त पुरस्कार हमारे पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम को उनके मरणोपरांत दिया गया था। ये भी आप ध्यान रखना। अणुवर्त गौरव सम्मान पुरस्कार 2023 श्री डालचंद कोठारी जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। अणुवर्त लेखक पुरस्कार 2023 श्री इकराम राजस्थानी जो राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं और अणुवर्त जीव विज्ञान पुरस्कार 2023 राजेश खट्टर मुंबई को दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है। जब हम विश्व डाक दिवस की बात करते हैं साथियों तो इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, पीछे भी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। जब हम ऑप्शन की बात करते हैं साथियों तो ऑप्शन 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर तथा ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस या वर्ल्ड पोस्ट डे प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों। तो यहाँ पे सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब हम विश्व डाक दिवस के महत्व की बात करें तो इस दिवस को मुख्य तौर पर लोगों में डाक सेवाओं की भूमिका के बारे में, उनका उद्देश्य, उनका महत्व, उनका फायदा के बारे में बताने या जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। साथियों भारतीय या डाक प्रणाली के जनक की बात करें तो 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा यह शुरुआत की गई और डाक प्रणाली का जनक लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। इस दिन की शुरुआत की बात करें साथियों तो 1969 से हुई थी। इस वर्ष यह पहला डाक दिवस 9 अक्टूबर 1969 को मनाया गया था। जब हम बात करें इस वर्ष के विश्व डाक दिवस का विषय तो विश्वास के लिए एक साथ सरकारी, निजी क्षेत्र और विकास भागीदारी से ठीक वैसा ही करना आह्वान करता है। अर्थात विश्वास के लिए एक साथ इसकी थीम थी। तो ये भी आप ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर पूछी जा सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों,
हाल ही में फोर्ब्स द्वारा विश्व के 10 सबसे अमीर लोगों की जारी की गई सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? जब हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए है सावित्री जिंदल और उसका परिवार, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी है हमारा श्री गौतम अडानी तथा ऑप्शन डी है हमारा साइरस पूनावाला। साथियों, इसका सही आंसर है मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस के चेयरमैन हैं। हाल ही में विश्व के अमीर लोगों की सूची जारी की है फोर्ब्स के द्वारा, और इस सूची में टॉप 10 लोगों की सूची में भारतीय के 9वें स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी इसमें शामिल है। साथियों, मैं आपको बता दूं, यह टॉप 10 में 9वें स्थान पर अपना 100 अरब संपत्ति के साथ अपना स्थान बरकरार रखा है। साथियों, इस सूची में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क है। एलन मस्क की फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि मुकेश अंबानी के नीचे है। ये दक्षिणी अफ्रीका के जन्मे हैं, उसके बाद में कनाडा रह चुके हैं, उसके बाद में अमेरिका में और आदि देशों के बड़े व्यापारी, निवेशक और इंजीनियर है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनके पास 280 अरब करोड़ से ज्यादा संपत्ति है। साथियों, ये ट्विटर, स्पेस एक्स, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ के पद पे भी कार्यरत हैं, और इनकी प्रतिदिन की कमाई एक आम आदमी की कमाई से लाख गुना ज्यादा है। जब हम अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो हाल ही में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। यह कहाँ खुलेगा? जब हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हमारा मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है इंदौर मध्य प्रदेश तथा ऑप्शन डी है हमारा जयपुर राजस्थान। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बुंदेलखंड या बुंदेलशहर उत्तर प्रदेश। साथियों, मैं आपको बता दूं कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने की घोषणा की गई है। यह हमीरपुर जिले में 25 एकड़ जमीन पर बनने जा रहा है। साथियों, यहाँ जल विश्वविद्यालय का मतलब ये नहीं है कि जल में तैरने वाला है। साथियों, इसका मतलब ये है कि यहाँ देश के लोग जल संरक्षण का महत्व का पाठ पढ़ने आएंगे। यह भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा जहाँ छात्र और अन्य लाभार्थियों को जल की कमी से पैदा हो रही समस्या के लिए आधुनिक तकनीकों के माध्यम से समाधान खोजने का बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, इस विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के पाठ्यक्रम में संरक्षण और जल संकट का कोई भी रूप में जोड़ा जाएगा या चैप्टर जोड़ा जाएगा। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि इस जल विश्वविद्यालय की पहल हमीरपुर जिले के रहने वाले और स्वीडन में पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर रविकांत पाठक और पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांड्या ने की है। भविष्य में जल की समस्या देखते हुए इस प्रस्ताव को पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण ने उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया है। बता दूं साथियों कि विश्वविद्यालय के लिए प्रोफेसर पाठक ने 25 एकड़ भूमि है, मतलब सभी बड़े लोगों की एकजुटता से यह पहला प्रयास किया जाएगा जहां पे जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहां स्थापित करने की घोषणा की है? जब हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हमारा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हमारा मध्य प्रदेश तथा ऑप्शन डी है हमारा तेलंगाना। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना में समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है, और यह केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय भारत का बनेगा, और यह कहाँ बनेगा? तेलंगाना में। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसका समक्का और अरक्का जनजातीय देवी है और उनके नाम पे इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वायु सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया है?
जब हम ऑप्शन की बात करते हैं साथियों, तो ऑप्शन ए है हमारा 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी है हमारा 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी है हमारा 9 अक्टूबर तथा ऑप्शन डी है हमारा 10 अक्टूबर। तो साथियों जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वायु सेवा दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, सॉरी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, सॉरी। साथियों जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि हाल ही में 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसे जन्मदिन समझो या वर्षगांठ कहा जाता है। साथ ही साथियों स्वतंत्रता या 1951 के बाद 72 वर्षों में पहली बार वायुसेना दिवस का नया ध्वज का निर्माण हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है। अर्थात पहले राष्ट्रीय ध्वज जो निर्माण हुआ था वायुसेना के लिए वो 1951 में बनाया गया था और अब वर्ष 2023 में 91वीं वर्षगांठ पे यह मनाया गया हो। जब हम पुराने राष्ट्रीय ध्वज की बात करें या इनसे संबंधित जो आपके सामने नया राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है, वायु सेवा दिवस 2023 की स्थापना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को यह मनाया गया था। इसकी 51वीं वर्षगांठ है। इसका राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 1951 में बनाया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य नभ प्रश्न दीप्तम है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। वायुसेना बात करें तो दुनिया की चौथे सबसे बड़ी सेना है। थीम है IAF मतलब एयर पावर बियॉन्ड बाउंड एयर्स। जब हम चीफ ऑफ डिफेंस की बात करें साथियों तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इसके चीफ हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। यह किसे प्रदान किया गया है? साथियों हम बात करें ऑप्शन की तो मारक टुल्ली, ऑप्शन बी हमारा CS लक्ष्मी, ऑप्शन डी है हमारा अमिताभ घोष तथा ऑप्शन डी है सविता सिंह। जब हम बात करें साथियों तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी CS लक्ष्मी जिसे अंबाई के नाम से जाना जाता है। साथियों हम बात करें प्रतिष्ठित टाटा साहित्यकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार की तो भारतीय लेखक और साहित्य की दुनिया में निरंतर और बेहतर योगदान या मूवी के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और वर्ष 2023 का टाटा साहित्यकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड CS लक्ष्मी जिन्हें अंबाई के नाम से जाना जाता है इन्हें दिया जाता है। साथियों यह भारत की एक अग्रणी लेखिका और शिक्षाविद ये मतलब जुड़ी है जिन्होंने महिलाओं के जीवन और साहित्य के लिए एक अद्वितीय और सार्थक योगदान दिया है। अर्थात एक नारीवादिता लेखिका जिसने अपने शास्त्रीय कार्य के माध्यम से समाज में महिलाओं के लिए दैवीय खोज के लिए जानी जाती है और इन्हें वर्ष 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपके सामने फोटो है इनकी। अगला हमारा क्वेश्चन है और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जब हम ऑप्शन की बात करें साथियों तो ऑप्शन ए हमारा परशुराम थिंगनम, ऑप्शन बी है हमारा अनुराधा रॉय, ऑप्शन सी है दिलीप नोंगमेथम तथा ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त सभी। साथियों मैं आपको बता दूं हाल ही में साहित्य अकादमी और लोक साहित्य अकादमी का जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो दिलीप नोंगमेथम को दिया गया। जो आपके सामने फोटो है वो इन्हीं की है। साथियों साहित्य अकादमी और लोक साहित्य अकादमी ने युवा और बाल पुरस्कार की घोषणा की है जिसमें अकादमी की मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार के लिए दिलीप नोंगमेथम को उनकी पुस्तक इबेमा अम्बासुंग नागा बेमा कहानी संग्रह के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। इनका नाम घोषित कर दिया गया है। साथियों जब हम बात करें ये तो था हमारा बाल साहित्य पुरस्कार। अब हम युवा साहित्य पुरस्कार की बात करें तो वर्ष 2023 के लिए युवा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कवि परशुराम थिंगनम को करती मातमंगी सेरेंगे 37 कविता भाषा संग्रह को दिया जाएगा। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है।
कहानी संग्रह दिलीप मांगमैथम को तथा कविता संग्रह के लिए परशुराम थिंगनम को उनकी कृति के लिए दिया जाएगा। तो आज की सीरीज में हमने पढ़े हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर साथियों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। साथियों आज के लिए इतना ही, मैं विदाई चाहूंगा। धन्यवाद।